गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने उन बदलावों के बारे में पढ़ा था जो बदलाव फ्रांस के अंदर क्रांति के बाद नेशनल असेंबली लेकर आई। ठीक है, रॉबस्पियर के टाइम में हुए। और ऐसे ही 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है तो उसने भी कुछ प्रशासनिक सुधार किए जिन्हें नेपोलियन संहिता कहते हैं। बेटा जो भी चेंजेस आए उनको नेपोलियन ने उन एरियाज़ में भी इम्प्लीमेंट किया जिनके ऊपर उसने कब्जा किया था, जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा। तो यहाँ पर जो बदलाव नेपोलियन लेकर आया था उनसे लोगों की क्या थी, मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोग उसे पसंद कर रहे थे, उसका वेलकम कर रहे थे। ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी और कुछ उनके बारे में जो है उनकी स्वतंत्रता के अनुरूप वो नहीं मानते थे कि हमें ये जो फ्रीडम है या राइट्स है वो मिलेंगे, क्योंकि लोगों को जल्दी ही पता चल गया किन लोगों को, इन इलाकों के लोगों को, ठीक, कि जो कर है या सेंसरशिप है, जहाँ उन्हें सेना में जो जबरन भर्ती उनकी हो रही है तो उससे उनके अधिकार उनको मिले नहीं हैं, उनको फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हुए हैं। तो लोगों का जो उत्साह था वो धीरे धीरे कम होता गया फ्रांस के लोगों के प्रति। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब कुछ कारक हमने फ्रांस के पढ़े हैं कि फ्रांस में भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई जिसकी वजह से यूरोप के अंदर लोगों के अंदर ये भावना आई कि हम भी राष्ट्र को जो है इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं, जहाँ पर हम स्वतंत्र होंगे, हमारे विचार स्वतंत्र होंगे। तो ऐसी विचारधारा की शुरुआत जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। इसके अलावा हम हिस्ट्री के चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कारक पढ़ेंगे जिनकी वजह से जो छोटे छोटे राज्य थे वो नेशन स्टेट्स बने हुए थे। बेटा तो यहाँ बात करें हम 18वीं सदी की। 18वीं सदी, ठीक है, कि यूरोप के नक्शे में अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो हम कंट्रीज़ देखते हैं, एग्जांपल है जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ये सब जो छोटे छोटे राज्य थे ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, यानी कि ये राष्ट्र राज्य नहीं थे। 18वीं सदी के मैप में हमने देखा था, मैप के अंदर यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था, ऐसे ऐसे राज्य थे। बेटा ये सारा रूसी साम्राज्य हो गया, ये ऑस्ट्रिया साम्राज्य हो गया, ठीक है, और ऐसे ही ऑटोमन साम्राज्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पर किसका राज था बेटा, बूर्बो वंश का। मैप को अच्छे से देख लो आप लोग। मैंने आपको 4 साम्राज्य बताए थे कि जिनका कंट्रोल था यूरोप के ऊपर। छोटे छोटे देखो, कोई प्रांत दिख नहीं रहा, कोई छोटे स्टेट दिख नहीं रहे, ठीक है। और ये जो एरिया था ये वाला, ये हैब्सबर्ग के अंडर था। बेटा यहाँ पर हैब्सबर्ग का राज था, यानी कि ये वंश थे, डायनेस्टी थी या एम्पायर कह लेते हैं। ये ऑस्ट्रिया साम्राज्य हो गया, यहाँ बूर्बो डायनेस्टी हो गई। और ये जो 4 एम्पायर थे ये लंबे समय से पूरे यूरोप के ऊपर जो है इनका कंट्रोल था और इन्होंने आपस में बांट रखा था। अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का जो निर्माण है कैसे हुआ। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो राष्ट्र राज्य आज हमें दिखाई देते हैं वो 18वीं शताब्दी में नहीं थे। तब ये 4 एम्पायर्स तो बड़ी थी। बेटा जो 4 एम्पायर हमने अभी मैप में देखी है वो तो बड़ी थी, बाकी जो थे वो राजशाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। अब ये क्या चीज़ें हैं, राजशाही हैं तो आपको पता चल गई कि बड़े एम्पायर्स थे, ठीक है, जैसे ऑटोमन एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर था, बूर्बो एम्पायर था, ऑस्ट्रियाई एम्पायर था। तो ये बड़े एम्पायर से पावरफुल थे और लंबे समय से इनके जो डिसेंडेंट थे, यानी ये हेरिडिटरी जो सिस्टम था लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन ये जो डचियाँ और कैंटन थी ये ऐसे ही थे जैसे हमारे देश के अंदर, ठीक है, कह सकते हैं हम
जिला परिषद है, राज्य के अंदर होती है। राज्य क्या है, उसके ऊपर केंद्र सरकार होती है। ज़िले के नीचे क्या होती है, गांव होते हैं या शहर होते हैं बेटा। तो ये चीज़ें जो थी गांव और शहर, ये डचियाँ और कैंटरों में बटे हुए थे बेटा। यानी कि ये है तो किंगशिप थी, यहाँ पर राजा राज कर रहा था, लेकिन ये एरिया छोटा था और इतने पावरफुल भी नहीं थे। तो डचियों में जो ड्यूक्स वगैरह होते थे, हमने कई बार हम यूरोपियन नेम पढ़ते हैं ना, ड्यूक, अभी हम आगे पढ़ेंगे ड्यूक मैटरनिक। डचीज़ जो है ड्यूक और डचीज़, यानी कि ऐसा एरिया जिस पर महिला और पुरुष का अधिकार है बेटा। ऐसे ही जो कैंटन्स थे, ये भी छोटे प्रांत थे, छोटे एरियाज थे, इनके इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एरिया नहीं था, बट ये किंगशिप था यहाँ पर। तो छोटे छोटे प्रांत, मैं अभी बोल रही थी कि छोटे छोटे प्रांत थे और उनके ऊपर भी राजा राज कर रहे थे। यानी कि जो पूरा यूरोप था वो किस में डिवाइड हुआ हुआ था, मोस्ट जो पावरफुल एम्पायर्स थे, उसके बाद छोटे एम्पायर और उससे भी छोटे एम्पायर्स, जिन्हें डचियाँ और कैंटन कहते थे। तो इनके शासक क्या थे, वो इंडिपेंडेंट थे, राजा थे, चाहे छोटे एम्पायर थे, लेकिन रूल कौन कर रहा था इनके ऊपर, राजा कर रहे थे। तो हम इसकी डिवीज़न देखेंगे कि यूरोप में उस वक्त क्या सिस्टम था। जो पूर्व दिशा थी या मध्य यूरोप, पूर्व और मध्य दोनों पढ़ेंगे हम। यहाँ पर कौन थे, निरंकुश राजतंत्र। पूर्व में क्या पढ़ा था हमने, रशिया पढ़ा था, और मध्य में कौन से पावरफुल थे, हैब्सबर्ग भी था। ऑस्ट्रियाई एम्पायर भी मध्य में है, यानी यूरोप के मिड में। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, यानी कि छोटे छोटे प्रांत थे, अलग अलग जो डचियाँ सी कैंटन थी, लेकिन जो पावरफुल थे, जो रूलर्स थे, जिसमें राजशाहियाँ आ जाती हैं, उनके अंडर भी बहुत सारे इलाके थे जिनमें तरह तरह के लोग रहते थे। उनकी आपस में कोई जो सेम आइडेंटिटी नहीं थी, संस्कृति उनकी सेम नहीं थी, और वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातियों से संबंध रखते थे बेटा। यानी कि जितना भी एरिया था मध्य यूरोप का और पूर्व का, वहाँ पर बहुत सारी भाषाओं, जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते थे। उनमें कॉमन आइडेंटिटी कोई नहीं थी, भी एक साझा पहचान कोई नहीं थी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था बेटा, ये नाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कुछ नेम ही याद कर लेने हैं जो याद रहे हमें। हैब्सबर्ग साम्राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, जो राजशाहियों में सबसे शक्तिशाली था हैब्सबर्ग साम्राज्य है। उसके पास देखो कितने सारे छोटे छोटे प्रांत थे, इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, टिरोल, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, ठीक है, लोम्बार्डी, वेनेशिया और हंगरी। इसी तरह आगे भी है नाम, बोहेमिया, स्लोवाक, कार्नियोला, क्रोएट, ट्रांसल्वेनिया। इनमें अलग अलग देखो लोग भी बताए हुए हैं कि इन प्रांत के अंदर कौन सी भाषा के लोग रहते थे। लेकिन ये सारे प्रांत जो थे, सारे जो एरिया थे, वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर थे, यानी कि इनका जो राजा था वो एक था। अलग अलग इलाकों में देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड थे, इनमें बोहेमिया भी शामिल था। और जो यहाँ के कुलीन लोग थे, यानी कि जो रिच कैटेगरी के लोग थे, प्रॉस्पेरस थे, वो जर्मन भाषा बोलते थे। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि अलग अलग भाषा और बोलियाँ थी, तो जो मेन लैंग्वेज थी वो क्या थी बेटा, उस वक्त इन इलाकों में, यानी इन चारों में जर्मन भाषा, ठीक है। और हंगरी में कुछ लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और अन्य बोलियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लंबार्डी और वेनेशिया में इतालवी भाषा बोली जाती थी, क्योंकि ये लंबार्डी और वेनेशिया जो है वो इटली का एक पार्ट है, इसलिए वहाँ पर इटली के लोग इटालवी जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं। और जो गालिसिया था, वहाँ लोग पोलिश भाषा बोली जाती थी। पोलिश जो है पोलैंड की लैंग्वेज है बेटा। इसके अलावा क्या था कि मोस्टली लोग खेती करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके खेत अपने नहीं थे, वो किनके ऊपर डिपेंड करते थे, जो कुलीन लोग थे उनकी लैंड के ऊपर ही वो किराए पर लेके या उनके साथ जो है मिलकर वो
खेती करते थे और उसमें से कुछ शेयर अपने पास रख लेते थे, बाकी टैक्स के रूप में अपने फ्यूडल को या कुलीन को दे देते थे। ऐसे ही पूर्व की तरफ जो ट्रांसिल्वेनिया राउमन लोग रहते थे। तो इन सारे प्रांतों को जो समझने का एक ही मतलब है कि यहाँ पर भाषा अलग अलग थी, उनकी संस्कृति अलग अलग थी। तो उनकी जब डिफरेंट कल्चर थी तो उनको राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का जो एहसास है वो बिल्कुल जो है ईज़िली नहीं आ सकता था, क्योंकि ये जो एकता थी, राजनीतिक एकता कैसे आ सकती थी? राजा तो एक था, यानी राजनीतिक एकता हो गई, यानी कि वो चाहे किसी भी भाषा से संबंध रखते हों या जाति से संबंध रखते हों, उनको कंट्रोल करने वाला और उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला एक सिंगल राजा होता था। लेकिन आपस में उनका जो लेन देन था वो अच्छे ढंग से नहीं होता था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चर जो थी वो बीच में आ जाती थी। तो राजा एक था, यही आइडेंटिटी थी राजनीतिक तौर पर कि वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर थे, लेकिन वो आपस में उनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे, ठीक है, और सब जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, कौन लेकर आया इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो हम इनकी डिवीज़न को फर्दर जो है पढ़ेंगे, कुलीन और मध्य वर्ग, यानी कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर है या पूरे यूरोप में जो कुलीन वर्ग है उनका क्या रोल रहा, और जो मध्य वर्ग में कौन से लोग आते हैं, जो थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे लोग होते हैं, ना रिच होते हैं ना पुअर होते हैं, बिजनेस क्लास होती है, ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं एजुकेटेड लोग होते हैं, वो मध्य वर्ग का निर्माण करते हैं बेटा, मध्य वर्ग में आते हैं। और कुलीन वर्ग कौन होते थे? जिनके पास लैंड होती थी, रिच होते थे, प्रॉस्पर्स होते थे लोग। तो इन लोगों के जो विचार थे उनकी वजह से भी लोगों में ये अपनेपन की फीलिंग आई कि हम जो हैं, चाहे हमारी संस्कृति या कल्चर एक है, तो हमारी जो टेरिटरी है, जिस इलाके में हम रह रहे हैं वो तो हमारा है ना। तो यही राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो ज़मीन के मालिक होते थे वो कौन होते थे बेटे? कुलीन वर्ग, और वो पूरे यूरोप के अंदर सबसे पावरफुल थे। प्रभुत्वशाली मीन्स क्या होता है? उनका समाज के अंदर प्रभाव था, ठीक है, उनके पास लैंड थी। और जो पीजेंट्स थे, जो 90% पीजेंट हमने फ्रांस के अंदर पढ़ा कि थर्ड स्टेट से थे, पीजेंट्स थे ये बेटा, कृषक थे जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड है अपने शासक के ऊपर, कुलीन के ऊपर, तो इसलिए उनके प्रभाव में रहते थे। और जो कुलीन लोग थे वो आपस में बहुत अच्छा रिलेशन रखते थे। अभी हमने पढ़ा कि जो छोटे छोटे प्रांत थे उनकी लैंग्वेज और कास्ट अलग होने की वजह से वो उनका रिलेशन नहीं था। जो पूरे यूरोप में कुलीन वर्ग थे वो रिच थे, वो जायदाद के मालिक थे, बहुत बड़ी बड़ी उनके पास हवेलियाँ होती थी, लैंड होती थी, इसलिए रिच थे वो। तो ऐसे ही पूरे यूरोप में जो कुलीन थे वो इसी रिचनेस का एक रिलेशन जो है वो निभाते थे। यानी कि कुलीन चाहे वो किसी भी एरिए का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे ट्रांसिल्वेनिया का हो, हंगरी, ऑस्ट्रिया, मतलब उनकी एक कैटेगरी थी कि वो अमीर थे। तो इसी एक पॉइंट ने जो है उनको आपस में मिला रखा था। तो वो जो संबंध थे अपने वो जुड़े हुए थे, क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे वो जब भी कोई रिलेशन जोड़ते थे, मान लो किसी ने शादी करनी है अपनी बेटी की, तो वो कोई ना कोई मीडियोकर होता था, वो मीडियोकर दूसरे कुलीन के साथ मिला देता था। तो ऐसे वैवाहिक बंधनों से, चाहे वो किसी भी प्रांत में रह रहे हों, तो वैवाहिक जो संबंधों की वजह से वो आपस में जुड़े हुए थे। ये वर्ग जो था संख्या में छोटा था, यहाँ हम कह रहे हैं 90% पीजेंट से, तो 10% रह गए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे बेटा, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में पादरी आ जाते हैं, सेकंड स्टेट में कुलीन लोग आ जाते हैं। कुलीन मीन्स जो रिच हैं, राजा हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं। तो जनसंख्या के जो लोग, अधिकांश लोग थे 90%, वो खेती करते थे। और खेती किन के खेतों में करते थे? जो लैंड, जो कुलीन के पास लैंड थे, और ये किराए पर लेते थे, छोटे काश्तकार थे। और पूरे यूरोप की जो भूमि थी विशाल जगीरों में बटी हुई थी, जहाँ पर
भूदास खेती करते थे, यानी जो छोटे पीजेंट्स थे वो उन्हीं के खेतों में रहकर दासों का जीवन व्यतीत करते थे। सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए वो जो है उपज जो भी ग्रेन होती थी उसको लेते थे, बाकी सारी वो उस मालिक की होती थी जिसकी वो लैंड होती थी। इसके अलावा पश्चिमी और मध्य यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक व्यापार में वृद्धि होने से शहरों का विकास हुआ और एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, जिससे क्या नए बाज़ार अस्तित्व में आए। जब हमारा उस टाइम पढ़ रहे हैं कि यूरोप के अंदर बहुत सारा जो है व्यापार बढ़ा या अच्छी फसल हुई, उसके बाद जो ग्रेन थी उसके लिए बाज़ार और शहर बने। और इसकी वजह क्या थी, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी 18वीं सदी के मध्य में। बेटा औद्योगिकरण में क्या होता है, टोटली काम जो होता था वो मशीनों के द्वारा किए जाता था, तो मशीनों की स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, जो काम हम मैनुअल करते हैं उसमें टाइम लगता है और जो मशीनों से होता है उसमें जल्दी से हो जाता है। तो काम की स्पीड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे क्या हुआ, नए नए बाज़ार बने, बड़े शहर विकसित हुए। और फ्रांस और जर्मनी में ये 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक क्रांति आई थी और जिससे नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग के उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र, ये सब लोग जो थे ये ज़्यादा संख्या में बढ़ने लग गए। जबकि उससे पहले समाज के अंदर जो थर्ड स्टेट के लैंडलेस, पीजेंट्स, स्लेव, ऐसी कैटेगरी के लोग ज़्यादा थे। अब उनमें से जो थर्ड स्टेट के मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। अब मध्यम वर्ग के लोग नए नए उद्योगपति बन रहे थे, व्यापारी बन रहे थे। ठीक है, तो उनको नए नए काम धंधे मिल रहे थे जिसकी वजह से वो उनकी संख्या बढ़ रही थी। तो मध्य और पूर्वी यूरोप में 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक क्या था, आकार छोटा था, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, यानी कि ये अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जो व्यापार करने जा रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उससे उनमें आपस में विचारधारा भी, उसका भी आदान प्रदान हुआ। और जो राष्ट्रीय एकता थी या नेशन स्टेट का जो एक विचार था वो जल्दी से इन लोगों की वजह से फैला, जो शिक्षित थे और उदारवादी लोग थे, क्योंकि यही दूसरी जगह पर जाकर जो है व्यापार वगैरह करते थे। अब यहाँ पर है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में